नमस्कार, सनराइज़ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल। पिछले दिनों हमने उत्तर प्रदेश चुनावी दौरे पर थे हम, और हमने मोस्टली बहुत सारे ज़िलों को कवर किया है वहां पे। उसके साथ ही जब मैंने इस टीम को ज्वाइन किया तो मैं बुलंदशहर से ज्वाइन किया, और वहाँ पे हमने क्या देखा कि बुलंदशहर में जो अधिकतर सीटें हैं वहाँ पे वो भाजपा के कब्जे में हैं। बुलंदशहर में आपको बता दूं कि मुस्लिम आबादी बहुत अच्छे खासे नंबर्स में है। उसके बाद ठाकुर, ब्राह्मण, ये सारी जातियाँ भी वहाँ पे मैटर करती हैं। उसके बाद हम बदायूं पे अगले दौरे पर थे, तो बदायूं में भी हमने देखा कि बदायूं से जो सांसद हैं वहाँ से, वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य हैं। इतना बड़ा चेहरा वहाँ पर है, भाजपा ने वहाँ पर खड़ा किया था। लेकिन बदायूं में हमने क्या कुछ देखा, क्या चीज़ें थी, वो भी आपको बताऊंगा। उसके साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि जो बुलंदशहर में जो सांसद है वो भी भाजपा का है, यानी सांसद और विधायक वहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं पूरा भाजपा का कब्जा है, भाजपा का गढ़ हो चुका है। हम जब वहाँ पे कवर कर रहे थे तो मेरे साथ मेरी टीम के साथी भी थे। हमारे साथ जो वहाँ पर पॉलिटिकल कंटेंट भी कवर कर रहे थे और स्पेशल स्टोरीज़ को भी कवर कर रहे थे। पॉलिटिकल कंटेंट हमारे एक सहयोगी हैं, वो विशाल कवर कर रहे थे, और जो स्पेशल स्टोरीज़ थी वो आदर्श कवर कर रहे थे। तो मैं इन दोनों लोगों से जानूंगा कि इन्होंने कैसे, कहाँ पे एक्सपीरियंसेस रहे उनके, वहाँ पे दो जगह पे गए ये, और तमाम काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने वहाँ पे ग्राउंड पर देखी, और काफ़ी सारे नेताओं से बात करी विशाल ने। तो विशाल से ही मैं पूछना चाहूँगा कि आपने, विशाल, जब वहाँ पे बुलंदशहर और बदायूं दोनों हमने कवर किए, बहुत शानदार तरीके से कवर किए, तो जो बुलंदशहर आप गए और बदायूं गए, तो वहाँ पर जो देखा भाजपा का कब्जा है, भाजपा का गढ़ है, इतने बड़े बड़े वादे, और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य, इतना बड़ा चेहरा, तो क्या कुछ लगा फिर वहाँ पे आपको? मतलब जब वहाँ पे ज़मीन पर हम पहुँचे तो क्या चीज़ें कैसी थी? ज़मीन पर जब बुलंदशहर पहुँचे, जनता के हिसाब से वहाँ पर बहुत कुछ हो गया है। अगर ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो मतलब बहुत कुछ नहीं भी हुआ है। जो चीज़ें सरकार ने वादा किए थे शायद वो नहीं हो पाए, बुलंदशहर में कहीं ना कहीं अधूरे रह गए। बुलंदशहर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी ठाकुर, ब्राह्मण, इन सब की है। मुस्लिम आबादी बहुत कम आबादी में बुलंदशहर में बसी हुई है, लेकिन जो ठाकुर और ब्राह्मणों की आबादी है, सबसे ज़्यादा वोट फैक्टर है वहाँ पर। तो जो मुस्लिम आबादी है उनका भी कहीं ना कहीं अब झुकाव भाजपा की तरफ जा चुका है। हाँ, ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी बुलंदशहर में दूर दूर तक कहीं नहीं है। वहाँ पे जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि भाई गुंडा राज कम हुआ है, भाजपा सरकार हिंदूवादी है, थोड़ा हिंदुओं के लिए सोचती है। इस वजह से वहाँ कहीं ना कहीं अब जो भाजपा की जो नीतियाँ हैं वहाँ पर लोग पसंद करने लगे हैं। समाजवादी पार्टी को लोग वहाँ पर दरकिनार कर चुके हैं पिछले चुनाव में भी, और हो सकता है अगर आज चुनाव की मैं बात करूँ, अगर आज चुनाव हो जाए, लोगों को आज बोला जाए कि वोट डालो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बुलंदशहर में ज़्यादातर वोट परसेंटेज भाजपा की तरफ आएंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत कम वोट आएंगे। उसकी वजह ये है कि भाजपा की जो नीतियाँ थी वो कहीं ना कहीं बुलंदशहर पर उतरती हुई नज़र आई है। लोग कानून व्यवस्था से ठीक है, और जो वहाँ का सुख सुविधाएं हैं, जैसे विकास की अगर मैं बात करूँ, सड़कों की, तो वहाँ पर है, थोड़ा बहुत विकास किया है। अगर अब मैं बात करूँ बदायूं की, बदायूं में शायद आप भी मेरे साथ थे, बदायूं की स्थिति क्या थी वो आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं जनता को भी बताऊंगा, दर्शकों तक ये बात पहुंचाऊंगा कि जब हम बुलंदशहर से जब हम बदायूं तक गए, 60 to 70 किलोमीटर विदाउट एनी स्ट्रीट लाइट, ठीक है, हम बिना किसी स्ट्रीट लाइट के थे, सिंगल स्ट्रीट लाइट नहीं थी। हम जिस गाड़ी से थे वो ड्राइवर खुद परेशान हो चुका था कि 70 किलोमीटर तक कोई एक स्ट्रीट लाइट नहीं, ड्राइविंग करने में भी दिक्कत, और ऊपर से सिंगल रोड। ठीक है, ये भाजपा का जो 4.5 साल का जो वादा है कि हमने उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ कर दिया, बिजली में घर घर तक बिजली पहुंचा दी, गांव-गांव तक बिजली पहुंचा दी। हम उन्हीं गांव के क्षेत्रों से निकल के गए थे, वहाँ मुझे बिजली तो कहीं नहीं दिखाई दी। वहीं मैं अगर इसी टॉपिक पर अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूँ, समाजवादी पार्टी कहती है हमने इतने प्लांट लगा दिए थे, तो बीजेपी ने क्या करा? अरे भैया, अगर बीजेपी ने कुछ नहीं करा, तुमने इतने प्लांट लगा दिए, तो वो प्लांट आज गए कहाँ? बीजेपी वालों ने क्या उखाड़ के फेंक दिए? या तो मतलब सिर्फ जनता को सिर्फ बताने के लिए बहुत सी बातें होती है, ज़मीनी हकीकत पर कुछ नहीं होता। बीजेपी, योगी आदित्यनाथ कहते हैं हमने भी नए प्लांट शुरू कर दिए बिजली के, यहाँ पर ये पावर प्लांट लगा दिए। कहाँ लगाया है? मतलब जो दिल्ली से सटा हुआ, जो दिल्ली के करीबी ज़िले हैं, आप उन तक तो बिजली नहीं पहुंचा पाए। आप गांव-गांव तक की बात करते हैं, गांव-गांव तक भी हम जाएंगे आगे, और जाते आए हैं, गांव के लोगों से भी बात करी है, वो भी कहते हैं कि भैया मुश्किल से 12 घंटे आ जाए लाइट तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कई गाँव ऐसे भी जो कहते हैं भैया 18 घंटे लाइट भी आ जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो बिजली से भी परेशान है। बिजली, सबसे बड़ी बात, महंगी।
महंगी बिजली की बात की वहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि मतलब बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो हर किसी तबके से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे रेडी पटरी वाला हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, हर किसी से जुड़ा हुआ है। तो मतलब बिजली के इतने महंगे दामों पर बीजेपी बोलने से हमेशा बचती हुई आई है। और समाजवादी पार्टी के पास यही कुछ घेरने के लिए होता है कि बीजेपी जब इतने सब कुछ कर रही है तो बिजली के दाम इतने बढ़ते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं। और बदायूं में, जैसा कि शायद आपने भी दर्शकों को बताया होगा, कि बदायूं में जो सीटें हैं उसमें से सिर्फ एक समाजवादी पार्टी के पास है, बाकी की जो सीटें हैं वो सिर्फ बीजेपी के पास है। वहाँ से सांसद भी आपने बताया कि संघमित्र मौर्य हैं। जिस ज़िले में सांसद बीजेपी का हो, सांसद सरकार का हो, उसके बाद जो विधायक है ज़्यादातर सीटों पर वो भी बीजेपी के हो, सरकार के हों, हर कोई ये सोचेगा कि काम तो इसका मतलब बहुत अच्छा हुआ होगा। लेकिन बदायूं में ये तस्वीर तो दिखी ही नहीं बहुत अच्छे वाले काम की। सहसवान में जब हम गए, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता विधायक है, वहाँ से ओमकार जी, ओमकार से लोग खुश हैं, लेकिन काम ना कर पाने की लोग वजह ये बता रहे हैं कि बीजेपी वाले समाजवादी पार्टी के विधायक को काम नहीं करने देना चाहते, इस वजह से हमारे यहाँ का सहसवान का विकास नहीं हो पाया। तो मैंने उनसे पूछा, अगर आप सहसवान से बाहर जाते हैं बदायूं के दूसरी जगहों पर, तो क्या वहाँ आपको विकास नज़र आता है? तो उनका साफ कहना था कि वहाँ पर भी विकास नज़र नहीं आता। कहीं पे सड़कें टूटी हुई है, कहीं पर बस स्टैंड नहीं है। अगर मैं बस डिपो की बात करूँ, लोग काफ़ी नाराज़ थे, मतलब बसें तो वहाँ हज़ारों खड़ी हैं। खैर बसों की हालत क्या है वो तो उत्तर प्रदेश की बसों की हालत हमारे दर्शकों को भी पता होगा, आपको भी पता होगा। बस स्टैंड नहीं है, बसें रोड पर खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक लग रहा है, उसकी कोई मतलब नहीं। अगर मैं बात करूं रेलवे स्टेशन की, रेलवे स्टेशन उझानी में है। उझानी में बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनको आवाजाही में काफ़ी परेशानी होती है। उसके बावजूद वहाँ की जो सांसद है किसी भी तरीके का ऐसा फैसला नहीं लेती कि लोगों को सहूलियत मिले अप डाउन करने में, वो बदायूं से बाहर जा सके आसानी से और बदायूं के अंदर आ सके आसानी से। तो विकास नाम की जो चीज़ है वो मेरे को बदायूं में कोई खास नज़र नहीं आई। हमने लोगों से भी बात करी, जो जिन 4 सीटों पर बीजेपी के भी विधायक हैं, हमने उनसे भी बात करी। अब बदायूं से बीजेपी के जो वोटर है वो कहीं ना कहीं अब छटकते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अब यादव साइड, मतलब कि समाजवादी पार्टी साइड, अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं एक बार फिर से कि हो। उनका ये मानना है कि चलो कोई बात नहीं, अखिलेश यादव ने जो काम किया था उतना ही काम अगर हमें इस बार भी मिल जाए तो क्या पता अच्छा ही हो जाए। वो कह रहे हैं कि भैया बीजेपी ने तो कुछ काम किया नहीं, हम तो घाटे में चले गए बीजेपी को वोट दे करके। तो ये सारी चीज़ें देखिए। अच्छा होता क्या है, हम जनता के साथ छलावा किया जाता है। छलावा कैसे होता है? बहुत बड़ा बड़ा चेहरा दिखा करके, बड़ी पार्टी के बड़े नेता की बड़ी बेटी वहाँ से बदायूं से सांसद हैं, और इतना बड़ा छलावा जनता के साथ होता है कि बाद में जब विकास की बात आती है तो भाई वो आएंगी नहीं, उनके पास काम बहुत है, लोगों को मिलने जाना हो तो लखनऊ तक जाएं। तो ये सारी चीज़ें मतलब कितनी वाहियात चीज़ें हैं, जनता को कैसे क्या असर होता होगा, ये हमें सोचने वाली बात है। और इस पर प्रश्न चिन्ह आप पर भी छोड़ दे रहा मैं। उसके साथ मैं, जैसा अभी विशाल बता रहे थे कि जब हम रोड से जा रहे थे तो वहाँ पे कहीं लाइट नहीं दिखी हमें, लेकिन वहाँ पोस्टर ज़रूर लगे थे, उत्तर प्रदेश नंबर 1। और वो पोस्टर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं लगे, आप दिल्ली आएंगे तो यहाँ भी देखेंगे उत्तर प्रदेश नंबर 1 के पोस्टर लगे हुए हैं। अच्छा, जब हम पॉलिटिकल कंटेंट कवर करते हैं तो पॉलिटिकल के साथ साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ग्राउंड पे जानी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों से बात पूछनी पड़ती है। तो उस स्टोरी को कवर किया था आदर्श ने। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श भी यहाँ हैं और ये आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या कुछ हमने देखा, वहाँ कैसे क्या कुछ रहा हमारा। अगर हम बात करें बुलंदशहर या बदायूं की, तो मेरा क्या होता है कि मैं ज़्यादातर लोगों से बातचीत करता हूं, उनके मन में क्या चल रहा है वो टटोलने की कोशिश करता हूं। क्या वाकई में वो सरकार से खुश हैं? जो सत्ता की परवरिश है लोगों को लेकर, वो परवरिश अच्छी है या नहीं अच्छी है, वो मेंटालिटी क्या है, लोगों के बीच का जो माहौल है वो क्या है, वो सारी चीज़ें मैं जानने की कोशिश करता हूँ। और जैसा कि मुझे हर जगह दिखाई देता है और हर जगह महसूस होता है, वही चीज़ें लगभग यहाँ भी महसूस हुई। यहाँ भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हाँ, लोग 2 धड़ में बटे हुए हैं। मतलब या तो क्या नाम है वो बीजेपी की तरफ है या तो समाजवादी पार्टी की तरफ है। एक बहुत छोटा सा तबका ऐसा है जो कहीं ना कहीं और बाकी दूसरे दल की तरफ है, और वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली उनसे अटैच्ड है या जो भी वजह है। अच्छा, आज के टाइम पे मैंने ये भी देखा है, महसूस किया है, ख़ास करके उत्तर प्रदेश में जो राजनीति के लिए जाना जाता है, कि वहाँ पर लोग ना पार्टी बचाने में लगे हैं। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, उन्हें देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वो बस क्या कर रहे हैं कि हाँ अच्छा हम बीजेपी की तरफ से हैं तो इस बार बीजेपी आनी चाहिए।
बीजेपी ने अच्छा किया बुरा किया कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कुछ लोग ऐसे मिले हमें कि उनके दिमाग में ये है कि नहीं बीजेपी ने अच्छा नहीं किया है, समाजवादी पार्टी अच्छी है तो समाजवादी पार्टी अच्छी है, ये आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ अच्छा, उन्हीं लोगों से जब मैंने बातचीत की तो ऑन कैमरा भी कई लोग हमें ऐसे मिले जो बताने लगे कि जगह हम थे, तो नाम मुझे ठीक से याद नहीं है जगह का, तो ये बदायूं की बात है। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक जो है। तो एक आदमी मिला, पहले वो बीजेपी की बहुत तारीफ़ कर रहा था और बाद में फिर उसी ने मतलब अपनी परेशानी बतानी शुरू कर दी कि भैया देखो ऐसे ऐसे उसका कोई खेत का मामला था, तो हमने इतने पैसे भी दिए हैं और उसके बावजूद भी हमारा जो काम है वो नहीं हो रहा है। तो अपनी जो व्यथा है वो काफ़ी अच्छा वीडियो है, आपको भी देखना चाहिए एक बार। तो इसके अलावा अगर हम जब भी बात करें बेरोज़गारी की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिले कि जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। जैसे हम गए थे जहाँ एक जगह स्टेडियम में, फील्ड में, स्टेडियम नहीं था, ऐसे ही ग्राउंड था, वहाँ पे कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, हम और आप साथ में गए थे वहाँ पे। तो वहाँ हमने जब लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने, जब हमने उनसे पूछा तो ऑफ कैमरा तो उन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई, ऑन कैमरा बताने से इनकार कर दिया। तो मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि उन लोगों ने हमें क्या क्या बताई चीज़ें। उनका देखो, हमने जब पूछा कि हाँ लोगों को रोज़गार मिला कि नहीं मिला, तो वहाँ पे लगभग सारे युवा ही थे, लगभग 24 से 25 के आसपास ही रहे होंगे ज़्यादातर। तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि भैया अगर हमें नौकरी मिली होती तो हम यहाँ टाइम पास थोड़ी कर रहे होते। हमारी तो देखो उम्र है कि हाँ हम नौकरी करें, घर परिवार चलाएं और सारी चीज़ें, अपना भविष्य बनाएं, लेकिन नौकरी है कहाँ, मिल ही नहीं रही। तो हमने उनसे बोला भाई कि हाँ यही सारी चीज़ें जो भी आपको लगती हैं कि नौकरी है नहीं है, सही है गलत है, जो भी आपको लगता हो कैमरे पर बोल दो। तो उन्होंने जो भी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हाँ पार्टी बचाने में लगे हैं, देश में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी में भी हमारे जानने वाले हैं, भैया जी के साथ हमारा उठना बैठना है, और समाजवादी पार्टी में भी हमारे जानने वाले हैं, भैया जी के हमारे साथ उठना बैठना है, तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। बस आप ये समझ लो कि सारी चीज़ें आपको पता ही है, दिख ही रही हैं, तो आप अपनी तरफ से ही बता देना। अच्छा, बहुत जगह क्या होता है जब आप जो कैमरे पर देखते हैं ना सामने, उसके बाद जो अंदर की चीज़ें, जो ऑफ द चीज़ें होती हैं ऑफ द कैमरा, वो सारी हालात बहुत अलग होते हैं। आप कैमरे पर क्या देख रहे होते हैं और पीछे क्या होता है, वो हमें कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है कि आप अपनी समस्या बताइए। आप नहीं सरकार से सवाल कर पा रहे हैं तो अब हमें बताइए, हम माध्यम बनेंगे और माध्यम होकर के सवाल सरकार तक पहुंचाएंगे, उसका जवाब मांगेंगे। अच्छा, आदर्श हमारे स्पेशल स्टोरी कवर करते हैं तो इनसे स्पेशल ही सवाल पूछेंगे। सबसे ज़्यादा जो समस्या खाने की आई थी, आदर्श वो कहाँ पर आई थी? मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। समस्याएं बहुत सारी हैं जो सरकार को देखनी चाहिए। बदायूं और बुलंदशहर की बात करें तो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं। हमें जो खाने की दिक्कत आई थी वो आई थी बदायूं में, एक जगह है तो वो छोड़ दीजिए आप, खैर। और वहाँ पे एक होटल था जिसको लोग बहुत अच्छा बता रहे थे। जगह मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि, लेकिन होटल का नाम मैं कहो तो बता दूं क्योंकि वो भी रहने दीजिए। हाँ, तो वो ऐसा होटल था कि जो, मैं राजधानी दिल्ली में खड़ा हूँ, यहाँ का जो सबसे गंदा होटल हो, सबसे घटिया होटल हो, वो वहाँ का सबसे अच्छा होटल था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। अगर हम वहाँ कामकाज की बात करें या कहीं भी कामकाज की बात करें तो सबसे पहले लोगों की प्राथमिकता होती है, जैसे आपने बड़े बड़े हाईवे बनवा दिए, लोगों का कहना था ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा तो बोलने से इनकार ही कर देते हैं ज़्यादातर लोग। तो उनका कहना था बड़े बड़े हाईवे बन गए, लेकिन बड़े बड़े हाईवे तक हम जाएंगे कैसे? छोटे रास्तों से होकर तो जाएंगे। छोटे रास्ते भी तो बनने चाहिए, वहाँ भी तो डेवलपमेंट दिखनी चाहिए। जैसे हम गए थे, क्या नाम है, उझानी में, अगर शायद मुझे ठीक से याद आ रहा हो, तो जहाँ हमने गाँव में बैठ के बातचीत की थी तमाम लोगों से इकट्ठा होकर, वहाँ पे जितने भी किसान थे उनका दूर दूर तक, मैंने उनसे बातचीत की, वीडियो में भी आप देख सकते हैं, उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। जितने भी किसान दिल्ली में बैठे, उसके बावजूद भी उन्होंने बताया कि हाँ ये जो चीज़ें हैं, उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, MSP पर कानून बनना चाहिए। क्योंकि हमारी जो लागत है, हम जाते हैं, स्टार्टिंग में उन्हें बताया कि आज के काफ़ी समय पहले जो खाद बीज थी वो काफ़ी सस्ती थी, आज के टाइम पे दुगना भाव हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो हमारे गेहूं के भाव हैं, धान के भाव हैं, वो चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं। उन्होंने अपनी परेशानी, लाइट की अगर बात करें तो वहाँ हम जितनी देर थे बिजली नहीं थी, क्योंकि अगर बिजली की बात करें तो ज़्यादातर, क्योंकि हम गांव में गए थे, तो ज़्यादातर गांव में क्या होता है कि यही चीज़ देखने को मिलती है। जैसे ही आप शहर में घूमेंगे और शहर के सटे हुए इलाकों में घूमेंगे तब तक आपको चीज़ें अच्छी नज़र आएंगी। जैसे ही आप गांव में जाते हैं, वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल अलग दिखाई देंगी। ना तो नालियों की व्यवस्था होती है, ना तो क्या नाम है, लोगों को ढंग से राशन मिल रहा होता है, क्योंकि उनको भी वहाँ पर जितने लोग हैं या जनप्रतिनिधि जितने भी होते हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ें होती है कि यहाँ तक कौन आएगा चेक करने। क्योंकि जितने न्यूज़ चैनल होते हैं, ज़्यादातर जितने ऑन ईयर चैनल और बड़े चैनल, नेशनल चैनल हैं, वो भी अखबार हैं, वो भी शहरों की चीज़ें दिखाते हैं। जो गांव में लोग हैं, परेशान हैं, वो कोई नहीं दिखाता है।
अगर बात करें महंगाई की, तो सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है महंगाई। शायद ही हमें कोई ऐसा मिला हो जो जिसने ये बोला हो कि नहीं भैया, हमें जितनी महंगाई है उससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हर कोई ये कह रहा है कि नहीं यार, महंगाई तो बढ़ गई, हम परेशान हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं जो दिन के 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये कमा रहे हैं, और वो लोग थोड़ा बहुत मतलब संतुष्ट हैं और असंतुष्ट भी हैं, मतलब बीच में हैं, वो कन्फ्यूजन में है, क्लियर भी नहीं है उनका, जो लगभग लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। क्योंकि जितनी उनकी पहले सेविंग हो रही थी अब उतनी हो नहीं रही, खर्चे बढ़ गए हैं, और जो आमदनी है वो उतनी की उतनी ही है। तो कई लोग हमें ऐसे भी मिले जिनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि आपने बहुत सारी हमारी वीडियो देखी भी होगी, जिसमें आपको पता भी चल जाएगा, आप देखेंगे अगर, तो जिसमें लोगों ये कहना है लोगों का कि अगर हम कोई बिजनेस कर ले छोटा मोटा तो खरीदारी नहीं हो रही। जैसे हम मेले में गए थे एक, जहाँ पे एक वहाँ के, अगर अच्छा याद आया मुझे, वहाँ पर अगर जैसे बात होती है बिजली विभाग की, तो वहाँ पे क्या था, एक खंभा था, लोहे का था, तो उसमें करंट उतर आया था जिसकी वजह से एक बच्चे की मौत हो गई थी। तो ये उझानी की ही बात है, उझानी की बात है ये। तो उझानी में हम मेले में गए थे, तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको मेले में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिखेगी, कुछ भी नहीं दिखेगा। हमने लोगों से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अब जो लोगों का मतलब कहीं ना कहीं जो दिलचस्पी है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं है, वो अपने परिवार के साथ नहीं आ रहे हैं कि भैया मेले में जाएंगे। तो मेले का मतलब ही होता है कि हाँ, जेब में पैसा रख के लेकर जाना है आपको, क्योंकि अच्छी खरीदारी करनी है, और भी जो भी घर परिवार के होंगे, जो बच्चे होंगे, वो भी जितनी सारी चीज़ें देखेंगे, अच्छी अच्छी जिद करेंगे उसको लेने की। तो मेले में भीड़ भी नहीं दिखी। हमने पूछा भी उनसे कि हाँ, ये कैसा, मतलब अगर हम बिज़नेस की बात करें तो कैसा चल रहा है। उन्होंने बताया भी हमें कि हाँ, अगर हम पिछले 2 साल की छोड़ दें अगर, क्योंकि 2 साल में तो कोविड की वजह से ये सब बंद थी, तो उससे पहले से अगर हम तुलना करते हैं अब के समय की, तो चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। पहले जितनी हमारी बिक्री हो जाती थी उतनी अब नहीं हो रही है। कई लोगों ने हमें ये भी बताया कि अब जितना हमें पहले सारी चीज़ों पे, क्योंकि डीजल पेट्रोल के भाव जो थे वो पहले कम थे, तो हमें जो मार्जिन मिलता था वो अच्छा खासा मिल जाता था एक प्रोडक्ट पे, लगभग 20 रुपये तक। अब वही एक प्रोडक्ट पर 8 रुपये तक मिलता है, क्योंकि जो भाव है वो तो वही है, लोग ज़्यादा पैसे देना पसंद नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद में जब लोग आते हैं तो काफ़ी मतलब बार्गेनिंग भी करते हैं, पैसे कम करवाने की कोशिश करते हैं। तो जो नुकसान है वो हमें ही हो रहा है कहीं ना कहीं। डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा और सारी चीज़ें, फैक्ट्रियाँ जो भी चलती हैं, सब कुछ जाहिर सी बात है कि डीजल के भाव बढ़ने की वजह से सब कुछ प्रभावित होता है। तो उन सब चीज़ों का असर दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि हाँ, अगर हम छोटे उद्योग धंधे की बात करें तो इसमें भी अब कोई फ़ायदा नहीं रहा है इतना खास। जब हमने खुर्जा में, जब हमने गई था, हम स्टोरी हमने कवर की थी गुल्लक वाली, वहाँ भी जो हमें दादाजी ने बताया था, आप सब लोग भी देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है। और जो हमने पूछा उनसे कि सरकार की तरफ से आपको क्या क्या लाभ मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि भैया, जितना हमें अगर सरकार से लाभ लेना हो तो हमें ज़्यादा मिलेगा नहीं कि हाँ हमें करोड़ 10 करोड़ का मिले, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाख का मिलेगा, लाख 2-4 लाख 5 लाख तक का हमें लोन मिल सकता है, जो भी चीज़ें हैं वो मिल सकती हैं। लेकिन उसके लिए हमें इतने चक्कर काटने पड़ते हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि हाँ, इससे पहले मतलब कई लोगों ने ट्राई किया, उन्होंने बोला मेरा तो कोई इतना उद्योग बड़ा है नहीं कि हाँ मैं चीज़ें लोन लूँ, या मैं भरपाई भी नहीं कर पाऊँगा उसकी कि हाँ रिटर्न कैसे करूँगा, तो इसलिए मैं नहीं लेता हूँ। लेकिन उन्होंने बताया कि जो भी लोग लेना चाहते हैं, जो भी लोग जाते हैं लेते हैं लोन, वो पहले बैंकों में चक्कर काटते हैं और सारी तमाम चीज़ें होती, तो वो इतना परेशान, वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो चीज़ें आसान होती है कहीं ना कहीं जिनके सोर्स अच्छे होते हैं, जिनकी अच्छी पहुँच होती है। जो मध्यम वर्गीय से निम्न मध्यम वर्गीय के लोग हैं, उनको चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं, नहीं मिल पाती है उनको लाभ, वो बस चक्कर काटते रहते हैं। तो चीज़ें जो ग्राउंड पर अगर देखी जाए तो जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो 100-200 रुपये कमाने वाले हैं, उनको कहीं तक लाभ नहीं मिला है। हमारे सहयोगी विशाल और हम एक जगह गए थे, तो हमने केला एक जगह खरीदा था, तो हमने उनसे पूछा कि दादा काम काज कैसा चल रहा है। जैसे हम ऑफ कैमरे में भी सबसे ही बातचीत करते रहते हैं जब हम यात्रा पर होते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि भैया, इससे पहले मैं दिल्ली में काम कर रहा था, लॉकडाउन में चीज़ें हुई, लॉकडाउन में मेरी नौकरी चली गई, उसके बाद में मैं वहाँ 1-2 महीने रुका रहा क्योंकि सब चीज़ें बंद थी, तो वहाँ पे मैं काफ़ी कर्जे में चला गया। अब वहाँ उसके बाद में मैं आया यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने कुछ दिन ये काम धाम किया अपना, ये देख लो, ये केले का भी कर रहा हूँ, जैसा कि ठेली लगा रहा हूँ, और इसमें भी कोई खास मार्जिन हो नहीं रहा। तो हमने ये भी पूछा उनसे कि दादा, आप दोबारा से वापस क्यों नहीं चले जाते हो? तो उन्होंने बोला, जिस कंपनी में काम कर रहा था वहाँ अभी भी कम वर्करों के साथ ही काम किया जा रहा है, क्योंकि बीच में कम वर्करों में उनका काम चल गया था, तो अब वो वर्कर ज़्यादा रख ही नहीं रहे हैं, कम वर्कर में ही अपना काम निकाल रहे हैं, और जो चीज़ें हैं, जो उद्योग धंधे हैं, उस पर भी असर पड़ा है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से उन्हें अब और ज़्यादा वर्करों की ज़रूरत भी नहीं है, तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं कि हम और कुछ करें। तो हमने पूछा कि दादा, आपकी कमाई पहले ज़्यादा हो जाती थी कि अब ज़्यादा हो जाती है? तो उन्होंने बोला कि बेटा, ऐसा है कि कई बार तो हमारा इतना नुकसान हो जाता है, मतलब केले की बिक्री होती ही नहीं है, लोग खरीदते ही नहीं है कि हमारा दिन भर का हमारी मेहनत निकल आए।
अगर हम सारी चीज़ें, केले का जो अभी भाव है वो अगर काट दें, हमारी जो बचत है तो इतनी भी नहीं होती कि हमारे एक दिन के दिहाड़ी निकल आए, और बाकी सारी चीज़ें तो छोड़ दीजिए। तो जो हालात हैं ज़मीन पर वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हैं। सरकारी नौकरी की अगर बात कर ले आप, सरकारी नौकरी में भी सबको पता है क्या चीज़ें चल रही क्या नहीं। कितने सारे पढ़े लिखे युवा हैं जो अभी भी बेरोजगार बैठे हैं, जिनको कुछ नहीं है वो, और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे बढ़ रही हैं। चाहे अगर बात कर लें जितने भी क्राइम के मामले हैं, अगर जितने भी युवक होते हैं जो क्राइम में कहीं ना कहीं संलिप्त होते हैं, अगर उनको रोज़गार मिल जाए, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, अगर मैं ये ना कर रहा होता तो शायद मैं कहीं किसी के साथ घूम रहा होता, हो सकता है कहीं किसी दिन कोई मामला आता। तो इस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। तो सरकार को युवाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने पड़ेंगे जिसका नतीजा देखने को मिले ज़मीन पर। तो ये सारी चीज़ें आदर्श ने वहाँ पर देखी। आपको बता दूं मैं कि आदर्श ने बताया ज़रूर विस्तार से है, लेकिन बहुत अंदर तक चीज़ें बताई हैं। आपको वो पकड़नी आपको है, कैच आपको चीज़ें करनी है, क्योंकि आदर्श ने लगभग उसका पूरा विश्लेषण दे दिया जो हम अपने इन 6-7-8 दिनों की यात्रा पर थे, और क्या क्या हमने वहाँ पर ग्राउंड पे चीज़ें देखी, क्या क्या हमने समझा। तो एक चीज़ मैं आपको बहुत साफ कह देना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी पार्टी के बड़े बड़े चेहरों पर चेहरे देख करके वोट कभी मत करिएगा। उनको जांचिए, उनको परखिए, उनको समझिए, और उसके बाद अपने मतदान, जो आपका मत का अधिकार है, उसका यूज़ करिए। और एक और जो सबसे ज़रूरी विधानसभा थी जिसका जिक्र करना ज़रूरी है, वो हम विशाल से ही करेंगे, क्योंकि विशाल ने पॉलिटिकल कंटेंट वहाँ पर अपना तैयार किया था। वो विधानसभा थी गुन्नौर विधानसभा। क्या कहते हो विशाल, गुन्नौर का तो बड़ा मामला, हाई प्रोफाइल विधानसभा एक तो है, और गुन्नौर का हाई प्रोफाइल इसलिए बन गया, आने वाले पिछले 1 महीने तक नहीं था वो, लेकिन जब शिवपाल यादव ने, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने जब वहाँ से दावा किया कि अब मैं यहाँ से टिकट लेकर के यहीं से चुनाव लड़ूंगा, तब से वो एक तरीके से मतलब हाई प्रोफाइल सीट बन गई। अब वहाँ पर सीधी टक्कर मतलब बीजेपी, समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, मतलब एक तरीके से तिकोनिया मतलब मुकाबला है अब वहाँ पर। तो गुन्नौर में जब हमने लोगों से बातचीत करी, आपने भी एक वहाँ पर सभा बैठाई थी, वहाँ पर आपने लोगों से बातचीत करी, तो मतलब लोगों का ये कहना था कि भले ही शिवपाल यादव कितने ही बड़े नेता हो, यहाँ तो हमें समाजवादी पार्टी चाहिए, हमें उनसे मतलब नहीं है शिवपाल यादव से, हमें अखिलेश यादव से मतलब है, हमें अखिलेश यादव की सरकार चाहिए, हमें ना बीजेपी चाहिए ना ही शिवपाल यादव चाहिए। तो मैंने इस मतलब सोचना मैंने कि भाई जब ऐसी स्थिति है शिवपाल यादव की गुन्नौर में, तो उनको क्या ज़रूरत थी गुन्नौर में आकर के यहाँ से दावेदारी करने की, यहाँ से चुनाव लड़ने की। भाई जब वो जहाँ से अभी चुनाव लड़ते आ रहे हैं वहीं से चुनाव लड़े, जहाँ पर उनका कोई वजूद नहीं है। वो किस आधार पर आकर के गुन्नौर से चुनाव लड़ने की मतलब रणनीति तैयार कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आया। लोग वहाँ पर, कई लोग उनको जानते नहीं हैं, सबको ये बताना पड़ता है कि भैया वो अखिलेश यादव के चाचा है, तब उनको पता चलता है कि अच्छा तो ये है शिवपाल यादव। तो इस वजह से मतलब उनकी नई पार्टी है, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का वहाँ पर दबदबा है गुन्नौर में, वो क्या वहाँ के जो लोग। अच्छा विशाल, आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या कहता है कि अगर शिवपाल यादव गुन्नौर से चुनाव लड़े तो सपा अपना कैंडिडेट उतारेगी, या सपा अपना कैंडिडेट ही नहीं वहाँ उतारेगी? चाचा से कैसी, क्या प्रेम दिखाएगी कि नाराजगी जाहिर कर देगी? ये निर्भर करता है आने वाले अब जो कुछ दिन है, ये आने वाले जो कुछ दिन है, यही उत्तर प्रदेश के समीकरणों को बदलेगी भी, और यही सटीक बैठेगी कि किसका अनुमान लगाया जा सकता है फिर कि किसकी सरकार आने वाली है। अगर मैं बात करूं गुन्नौर की, आप कह रहे हो कि शिवपाल यादव वहां से टिकट लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी का वहां से अपना उम्मीदवार उतारेगी, ये डिपेंड करेगा जब अखिलेश यादव और उनके चाचा का समझौता हो जाएगा। अगर उनका समझौता हो गया तो गुन्नौर सीट पर अखिलेश और शिवपाल की जीत तय है। अगर दोनों लोग अलग अलग लड़ते हैं और इनका समझौता नहीं होता और शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार उतरता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ से समाजवादी पार्टी को ही ज़्यादा बहुमत मिल सकता है वहाँ से। लेकिन चाचा बहुत सारे वोट तो काट देंगे उनके। काटेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा खास असर नहीं पड़ने वाला। तुम भी वहीं पर मौजूद थे, तुमने भी मतलब लोगों से बातचीत करी आपने, और ये पता चला कि वहाँ पर शिवपाल यादव का कोई बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है, लोग उनको जानते नहीं हैं। जबकि अखिलेश यादव को लोग इतने लंबे समय से जानते आ रहे हैं भैया के नाम से, तो वो सभी ये चाहते हैं कि हमें ना बीजेपी चाहिए, ना तो शिवपाल यादव चाहिए, ना कांग्रेस चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव का वहाँ एक तरीके से दबदबा माना जाता है। हालांकि गुन्नौर में काफ़ी सारे, जब शिवपाल यादव ने उसको बहुत हाई प्रोफाइल बना दिया, और अब गुन्नौर में मतलब पिछले दिनों हमने देखा तो अखिलेश यादव ने चाचा के लिए प्रेम तो जाहिर किया, लेकिन आने वाले दिनों में क्या खुल करके चीज़ें सामने आ रही हैं वो देखने लायक होंगी। तो आदर्श, आप भी गुन्नौर में मौजूद थे, आपने भी वहाँ पर रिपोर्ट करी है, क्या क्या कुछ? हाँ, गुन्नौर में अच्छा, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि लोग दो धड़ में बट गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी बचाने में लगे हैं, उनको देश में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं। बिल्कुल वही चीज़ें यहाँ भी हैं। जैसे हो सकता है कि समाजवादी पार्टी का जो भी नेता आए,
समाजवादी पार्टी का जो भी कैंडिडेट हो, उससे अच्छा काम शिवपाल यादव भी तो कर सकते हैं। या फिर बीजेपी का कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसको, जैसे देखो होता क्या है कि ये लड़का 12वीं पास करेगा नहीं, ये तय किया जाता है उसके 11वीं के नतीजे से और पिछले नतीजे से उसके जो काम काज रहे। लेकिन पॉलिटिक्स में क्या होता है कि इससे बिल्कुल इतर होता है। पहले जिसने काम काज किया है लोग उसको नहीं चूज करते, क्या करते हैं कि टिकट किसी को मिले जो बीजेपी के हैं, बीजेपी को वोट देंगे। तो यहाँ पर भी चीज़ें उसी तरीके से हैं। शिवपाल यादव भी तो अच्छा काम कर सकते हैं, एक बार उनको भी मौका दे सकते हैं, लेकिन लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया शिवपाल यादव को लेकर। जैसा कि विशाल ने अभी बताया कि वहाँ पर लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, इस बार जितने भी मतलब हमारे वोटर हैं समाजवादी पार्टी के, उनके अगर दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% का फर्क पड़ेगा। और इसका जो फ़ायदा है, अगर मान लो शिवपाल यादव भी अच्छा माहौल क्रिएट कर ले जाते हैं और क्या नाम है समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट होता है वो भी अच्छा माहौल क्रिएट कर ले जाता है, तो इसमें फ़ायदा हो जाएगा बीजेपी का। मुझे ऐसा लगता है कि सीट, क्यों विशाल, मैं सही कह रहा हूँ? तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर गुन्नौर में तो ये जो सीट है ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। लेकिन अगर यही शिवपाल और क्या नाम है अखिलेश यादव, मतलब समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, अगर दोनों एक साथ होकर लड़े तो जाहिर सी बात है कि मतलब मुझे लगता है और ऐसी उम्मीद जताई लोगों ने कि जीत जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में ही जाने वाली है। जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में हैं। तो हम लोग को लगता है, मतलब हम लोग तो कह नहीं सकते, ये तो पार्टियां तय करती हैं, लेकिन अगर हमारा जो वहाँ पे हमने देखा, ग्राउंड पे देखा कि अगर ये साथ मिलकर के लड़ें तो वहाँ पर भाजपा को करारी हार होगी, और अगर ये अलग अलग लड़ रहे हैं तो भाजपा वहाँ से अच्छा मार्जिन से जीत जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने एक्सपीरियंसेस आपको बताए जो हमने ऑफ द कैमरा और ऑन द कैमरा दोनों ही थे। ऑन द कैमरा तो आपने रिपोर्ट्स देखी हैं, ऑफ द कैमरा हम यहाँ पर खड़े होकर के एक चर्चा कर लेते हैं। तो इसी के साथ अब आपको ये तय करना है, आपको चीज़ें देखनी है। और मैं फिर आपसे एक बार कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी का बड़ा चेहरा देख करके वोट मत किया करिए, हमेशा उसको जांचिए, परखिए, समझिए कि वो आपके क्षेत्र में आकर के कितना काम करेगा, और पिछले जो उसका परफॉर्मेंस रहा है उस पर भी गौर करके फिर अपना मतदान देने जाएं। अगली रिपोर्ट फिर पेश करेंगे आपके सामने, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।